नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस मॉक टेस्ट 6, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो या फिर यूपीपीसीएस की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के कोयला क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्राप्त कुल कोयला का केवल 20% भाग गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। दूसरा दिया गया, इस क्षेत्र में लिग्नाइट किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्लास दोनों ही स्टेटमेंट जो आपके दिए गए हैं वो आपकी गलत है। याद करिए, मैंने इसके पहले भी टेस्ट में आपको बताया है, हम दो क्षेत्रों की मुख्यतः बात करते हैं, गोंडवाना क्षेत्र और धारवाड़ क्षेत्र। धारवाड़ क्षेत्र जो है वो खनिज क्षेत्र है आपका, वहां से हमें मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। जब हम गोंडवाना क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कोयला प्राप्त होता है और मुख्यतः गोंडवाना क्षेत्र से ही भारत को कोयला प्राप्त होता है। तो यहाँ पर केवल 20% जो दिया गया है वो आपका एकदम गलत है, क्योंकि जो कोयला हमें मिल रहा है वो हमें गोंडवाना क्षेत्र से ही मुख्य रूप से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इस क्षेत्र से लिग्नाइट किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं, ये भी आपका गलत है। गोंडवाना क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें यहाँ से बिटुमिनस किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कौन से सही है, तो ना तो एक ना ही दो, तो पहले का डी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए 98% कोयला जो है वो हमें गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। गोंडवाना के कोयला क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हिस्से आते हैं। अब यहाँ पर और चीजों को हम समझते हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि कोयले का कौन सी वैरायटी आपका बेस्ट है, ठीक है, कौन सा कोयला आपका बेस्ट है, जब हम कह रहे हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है, बेस्ट कोयले की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होगा और मॉइस्चर बहुत कम होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो है वो आपका हार्ड कोल है। हार्ड कोल, इसमें जो कोयले का कंटेंट है वो आपका ज्यादा है और जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो बहुत ही कम है, इसमें सल्फर की मात्रा भी बहुत कम होती है। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल की अगर हम बात करेंगे तो आप एंथ्रासाइट बताएंगे। अब परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि क्या कोयले की एंथ्रासाइट वैरायटी हमारे भारत में प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे हाँ मिलती है, बहुत कम मात्रा में मिलती है लेकिन भारत में प्राप्त होती है। अगर पूछेगा कि किस क्षेत्र से प्राप्त होती है तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर से, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब एंथ्रासाइट से अगर हम थोड़ा सा कम क्वालिटी का कोयला देखें तो वो है बिटुमिनस कोल, ठीक है, जिसको कि हम सॉफ्ट कोल कहते हैं। यहाँ पर अब जो कार्बन कंटेंट है, कार्बन का जो परसेंटेज है वो आपका एंथ्रासाइट के कंपैरिजन में कम होगा और इससे भी कम की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका लिग्नाइट होगा, जिसको कि हम ब्राउन कोल कहते हैं। इसमें कार्बन कंटेंट आपका कम होता है, सल्फर ज्यादा होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज। यहाँ पर आपका जो कार्बन कंटेंट है वो कम होगा और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका ज्यादा होगा। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट है, फिर बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है, जिसको कि हम ब्राउन कोल भी कहते हैं। चलिए
अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ कोल माइंस हम देख लेते हैं और वो किन स्टेट्स में पाए जाते हैं। झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर परीक्षा में पूछा जाता है बोकारो कहाँ पर है बताइए, झारखंड में है। जयंती कहाँ पर है, झारखंड में है। झरिया, धनबाद सब झारखंड में है। परीक्षा में पूछा गया है गिरिडीह कहाँ पर है, इसको स्टार मार्क करिए, ये आपका झारखंड में है। रामगढ़ भी पूछा गया है कहाँ पर है, झारखंड में। करणपुरा और डाल्टनगंज ये आपको याद रखनी है, ये परीक्षा में पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूं। जिसके आगे मैंने स्टार लगाया है ये सब आपका परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। इसी तरीके से जब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कोरबा आपको याद रहेगा। विश्रामपुर की जो है वो भी छत्तीसगढ़ में है। सोनहट छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। झिलमिल छत्तीसगढ़ में है। हस्तो छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ पे रामपुर याद रखिएगा, तालचेर याद रखिएगा, हिमगिरी याद रखिएगा और जारसुगुड़ा भी याद रखिएगा। परीक्षा में पूछे गए कोल फील्ड है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जब भी मैं कोल फील्ड से रिलेटेड, कोल खदान से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करती हूँ तो मैं बताती हूँ ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा परीक्षा में। ऐसे ही हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो सिंगरैली का आप याद रखेंगे। परीक्षा में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सिंगरैली में और सिंगरौली में, तो मैं बार बार कहती हूँ सिंगरौली, रौली जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है और सिंगरैनी जो है वो आपका तेलंगाना में है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा। कंटापल्ली और ये सब याद रखिएगा। नेवेली भी पूछा गया है, ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है, ये भी स्टार इसको मार्क करिए। कामठी की अगर हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। इसी तरीके से असम, असम में पूछा जाता है जयपुर कहां पर है, जयपुर कोयला खदान कहां पर है, जयपुर कोल माइन कहां पर है, तो याद रखिएगा ये असम में है ना कि राजस्थान में है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से मकूम भी परीक्षा में पूछा गया है, जांजी भी पूछा गया है। फिर मेघालय की हम बात करेंगे तो यहाँ पे लंगरीन कोलफील्ड आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया है और दारनगिरी भी पूछा गया है। देखिए जितने भी कोलफील्ड की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है इस टेस्ट में, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक जगह नोट डाउन करिए और जहां पर भी पढ़ते हैं वहां पर स्टिक कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो कि हर साल बनते ही बनते हैं, तो ये सब तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो याद रखिएगा सिंगरौली, सुहागपुर, जोहिला, ठीक है, उमरैया और फिर सतपुरा, ये सब आपके कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। दूसरे प्रश्न को अब हम देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित करिए। विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील दी है, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील दी है और विश्व की सबसे लवणीय झील बान झील दी है। देखिए क्लास, ये भी पास्ट ईयर से ही डिराइव्ड एक प्रश्न है। अगर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आपने लगाए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे हैं। अब अगर हम विश्व की सबसे लवणीय झील की बात करेंगे तो वो आपका वान झील है, एकदम सही है, तीसरा ऑप्शन। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, एकदम सही है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो आपका सुपीरियर सागर दिया गया है, जो कि आपका गलत है। ये आपका सुपीरियर सागर नहीं, ये आपका कैस्पियन सी है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी झील की बात की गई है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करूं और यहाँ पर लिख दूं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठा पानी मैंने लगा दिया, तब आपका उत्तर क्या होगा, सुपीरियर लेक। लेकिन अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो आप कैस्पियन लेक लगाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है कि कौन से सही है, तो सही कौन कौन से, खाली 2 और 3, दूसरे का सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या फिर सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सी। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील और लवणीय झील की बात करेंगे तो वान झील। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्लासी का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लास, प्लासी के युद्ध के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में परीक्षा में जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। बक्सर के युद्ध को क्यों निर्णायक युद्ध कहते हैं, ठीक है, इसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था, किसके किसके मध्य साइन हुआ था। बक्सर के युद्ध पढ़ लीजिए क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनता है। अभी जो प्रश्न हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्लासी के युद्ध के संदर्भ में है, लेकिन ये दोनों टॉपिक पढ़ के जरूर जाइएगा परीक्षा में। अब देखिए क्या दिया गया। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। इस समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का सी हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, थर्ड का सी आपका सही उत्तर है।
चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। अनुक्रमण की प्रक्रिया का अंतिम अवस्था कहलाती है। फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन की बात की गई है। न्यूडेशन, प्रवास, स्थापना या फिर स्थिरीकरण। तो जो फाइनल स्टेज है सक्सेशन का, जहां पर आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है, एकदम क्लाइमेक्स पीक पे पहुंच जाता है, तो वो आपका क्या है? स्थिरीकरण है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम सक्सेशन की बात करते हैं तो सक्सेशन दो तरीके का होता है आपका। एक प्राइमरी होता है जिसको कि हम प्राथमिक कहते हैं, और एक आपका सेकेंडरी सक्सेशन होता है, द्वितीयक सक्सेशन होता है। जब हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं, अनुक्रमण की बात करते हैं, तो हमेशा ऐसे सोचिए कि एक छोटी सी जमीन है, उस जमीन पे बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। ठीक है, ये पहला स्टेज है प्राइमरी। ठीक है, वहां पर कोई भी जीव जंतु कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, वहां पे बड़े बड़े स्टोन्स हैं, पत्थर हैं। समय के साथ क्या होगा? ये स्टोन घिसेंगे, वहां पर आपका इरोजन होगा। ठीक है, मिट्टी फॉर्म होगी, कहीं से मॉइस्चर मिल गया, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स निकल आए, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आ गए। ठीक है, जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। फिर और समय बढ़ा तो ये प्लांट्स आपकी ग्रासेस में कन्वर्ट हुए, फिर ग्रासेस के बाद आपके छोटे प्लांट्स आए। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रीज आए, श्रब्स आए। ठीक है, फिर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो बड़े बड़े आपके मेच्योर्ड प्लांट्स आ गए, ट्रीज आ गए। वहां पर एकदम जो आपका डेवलपमेंट है स्टेज का, वो आपका पीक पे पहुंच गया है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई है वहां पर। इसको हम क्या कहते हैं? जो एकदम मेन स्टेज होता है, फाइनल स्टेज होता है, स्टेबलाइजेशन। क्योंकि अब चीजें का स्थिरीकरण हो गया है। ठीक है, आप समझिए, इसके बाद जो चेंजेस है वो इतना नहीं होगा। तो जो सक्सेशन प्रोसेस है वो आपका एक ग्रेजुअल धीमे धीमे वाला प्रोसेस है। ठीक है, 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ये आपका प्राइमरी सक्सेशन है। अब इसी जो आपका जंगल पूरा क्रिएट हुआ है, जहां पर मेच्योर प्लांट्स आ गए, उसमें अचानक से आग लग जाए और पूरा जंगल जल जाए, तो फिर क्या होगा? जंगल जल गया, लेकिन अभी फिर छोटे छोटे सीड बचे हैं, तो वो फिर ग्रो करेंगे धीमे धीमे, वहां पे प्लांट्स आएंगे, स्पीशीज आएंगे। तो ये आपका सेकेंडरी सक्सेशन हो गया। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में बस डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी सक्सेशन जहां से स्टार्ट होता है, वहां पर जो उसका जो पहला स्टेज होता है, वहां पर कोई भी स्पीशीज नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, एकदम बैरन होता है हर चीज। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन की अगर हम बात करेंगे, द्वितीयक अनुक्रमण की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ये आपका लैंड बैरन लैंड नहीं होता है। यहाँ पे पहले कुछ छोटी मोटी कम्युनिटीज, ठीक है, प्लांट्स की, एनिमल्स की प्रेजेंट रहती है। अचानक से कोई डिजास्टर होता है या आग लगती, कुछ भी होता है, फिर उसके बाद चेंजेस होने आकर होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो फोर्थ का डी आपका सही उत्तर है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एनवायरमेंट क्लास भी देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया है। फिफ्थ प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जेके मंदिर किस जिले में स्थित है? डायरेक्ट प्रश्न है कि जेके टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? बताइए, कानपुर में, लखनऊ में, मथुरा में या फिर आगरा में? तो जेके टेम्पल जो है वो आपका कानपुर में है। फिफ्थ का ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम चंद्रिका देवी मंदिर की बात करेंगे तो वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, चंद्रोदय मंदिर की बात करेंगे वृंदावन में है। पाताल मंदिर प्रयागराज में है। और भृगु मुनि आश्रम की अगर हम बात करेंगे तो ये बलिया में है। छठवें प्रश्न को हम देखते हैं। हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। इस रोग में रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्लास, जब भी किसी को हीमोफीलिया रोग होता है तो उसमें क्या होता है, अगर उनको कहीं से कट लग गया, चोट लग गया ना, तो फिर उनका क्लॉट नहीं बनता। अब क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड लगातार बहेगा। इसी वजह से जो हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं उनको चोट से बचना चाहिए, क्योंकि क्लॉटिंग ना होने की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। इसमें जो स्त्रियां होती है वो वाहक का कार्य करती है, हाँ, क्योंकि ये एक हेरिडिटरी डिजीज होती है। अगर मदर को डिजीज है तो ज्यादातर चांसेस है कि आगे वाले जो ऑफस्प्रिंग है, उनके जो बच्चे हैं, उनके में भी ये डिजीज आपकी ट्रांसफर होगी। तो हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका ट्रांसफर होता है जीन टू जीन। तो ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इसमें स्त्रियां वाहक का कार्य करती है, एकदम सही है। इस रोग में रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता है, ये भी सही है। तो यहां पर आपका दोनों ही सही है। सिक्स्थ का सी आपका सही उत्तर है। चलिए
अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण। मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का चलन असफल रहा। तो परीक्षा में तो यही प्रश्न बनता है कि टोकन करेंसी किसके द्वारा लाई गई थी। तो याद रखिएगा MBT द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा टोकन करेंसी लाई गई थी। ठीक है, इन्होंने अपने कैपिटल को भी ट्रांसफर किया था। कमेंट बॉक्स में बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कैपिटल को, ठीक है, कहां से कहां ट्रांसफर किया था। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए, थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्टिव बनाते हैं। कारण दिया है, सिक्का ढालने पर राज का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए थे। ठीक है, जो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था, इनके यहाँ जो चलन था, वो आपका असफल रहा, सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों ने अपने घर में ही टकसाल बना लिया और घर में बैठे बैठे सिक्का बनाने लगे। क्यों बनाने लगे? क्योंकि राज का नियंत्रण नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। अब आप सोचो, अब घर में बैठे बैठे सबके पास पैसे छापने वाली मशीन हो तो फिर क्या होगा? काम करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे छाप छाप के घूमोगे तुम लोग। तो वही चीज यहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर दोनों ही आपका सही है, ए तथा आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण भी है आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8वें प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम भारतीयों की औसत वार्षिक आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, मेजर एल्विन बोरिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर विलियम डिग्बी ने। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? दादा भाई नौरोजी है। 8th का ए आपका सही उत्तर है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है इनको। फिर इसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया है। ट्रेन थियरी जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा दी गई है। सब याद रखिएगा, 8th का ए आपका सही उत्तर है। 9वें प्रश्न को देखते हैं। मकर रेखा पर स्थित अफ्रीका के देशों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आपको मोजाम्बिक दिया है, फिर दक्षिण अफ्रीका दिया है, बोत्सवाना दिया है और नाम्बिया दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे? मैप का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग बता दीजिए आंसर क्या है, एक जगह अपना नोट कर लीजिए कि जो आपकी कैप्रिकॉन है अफ्रीका के, वो किस ऑर्डर में आपका ईस्ट टू वेस्ट आपके किन किन कंट्रीज से पास हो रही है। इसको मैं मैप के थ्रू बताऊंगी। यहाँ पर देख लीजिए आप मैप। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मोजाम्बिक दिखेगी, फिर इधर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, नाम्बिया है। अगर इधर से हम चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, मोजाम्बिक दिख गया आपको। ठीक है, इधर मोजाम्बिक हो गया, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया और नाम्बिया हो गया। तो यहाँ पर मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नाम्बिया 1 2 3 4 सही उत्तर है। एटलस के जब भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करिए ना क्लास, तो क्या करिए आप ना मैप लेके जरूर बैठिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में इमेज फॉर्म होगी और परीक्षा में हो सकता है आपको याद आ जाए वो इमेज। जब आप इमेज देख के कोई चीज सॉल्व करते हैं ना, तो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बताइए सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? सोनभद्र में, हरदोई में, बाराबंकी में या फिर उन्नाव में? तो 10वें का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? सोनभद्र। यूपी स्पेशल का प्रश्न है ये। यहाँ पर देख लीजिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपका लखीमपुर खीरी है, उसके बाद सोनभद्र है, फिर हरदोई है। प्रश्न में आपको लखीमपुर खीरी नहीं दिया था, दूसरे नंबर का दिया था सोनभद्र, इसलिए उत्तर हमने सोनभद्र को लगाया। अगर परीक्षा में सोनभद्र और लखीमपुर खीरी देगा तो आप उत्तर में क्या लगाएंगे? लखीमपुर खीरी लगाएंगे। सबसे कम क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो हापुड़, फिर गाजियाबाद, फिर भदोई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कोयली, पारादीप, तातीपाका और बरौनी। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम। कोयली की बात करेंगे तो ये कहां पर है? आपका गुजरात में है। ठीक है, पारादीप की अगर हम बात करेंगे तो ये उड़ीसा में। तातीपाका जो है वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और बरौनी जो है वो आपका कहां पर है? बिहार में है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 11th का डी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, कोयली जामनगर की अगर हम बात करेंगे तो ये तेल शोधनशाला है कहां पे? गुजरात में। मंगलौर कर्नाटक में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, पारादीप अभी हमने डिस्कस किया उड़ीसा में, विशाखापट्टनम तातीपाका की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, बरौनी याद रखिएगा बिहार में, नुमालीगढ़, डिगबोई, गुवाहाटी, बोगाईगांव ये सब कहां पर है? ये सब असम में है। तो तेल शोधनशाला भी आपको याद रखनी है, ऑयल फील्ड्स, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पर्यावास में किसी प्रजातियों के कार्यात्मक लक्षण पर्यावास कहलाते हैं। पर्यावरण में कर लीजिए अगर इसको, ठीक है। फिर उसके कोई भी दो प्रजातियां एक ही पर्यावास में नहीं रहती है। क्लास मैंने आपको जब एनवायरमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एक टर्म होता है हैबिटेट, पर्यावास, ठीक है। दूसरा टर्म होता है आपका निकेत, जिसको कि हम नीच कहते हैं। तो जो हैबिटेट होता है वो आपका घर है, हम अपने हैबिटेट में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन जब हम नीच की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं निकेत की, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं। एक घर में मम्मी पापा भाई बहन सब रह रहे हैं, ठीक है, वो उनका हैबिटेट है जहां पर वो रह रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक फंक्शनल रोल है। मदर का अपना फंक्शनल रोल है, फादर का अपना फंक्शनल रोल है, भाई बहन का अपना फंक्शनल रोल है। माँ जो है, ठीक है, वो आपको ध्यान दे रही है। अब मदर की बात आती है तो लव केयर ये सब जो है वो मदर देती है, ठीक है, हमें नहला रही है, खिला रही है, पढ़ा रही है, सब कर रही है। फादर जो है थोड़ा बहुत पैसे दे रहे हैं, पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी फंक्शनल रोल है। तो ये फंक्शनल रोल उसका निकेत कहलाता है। और याद रखिएगा दो स्पीशीज का जो निकेत है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है। पर्यावास जो है हैबिटेट तो सेम हो सकता है, कहते हैं ना कि माँ कभी पिता का रोल अदा नहीं कर सकती, जगह नहीं ले सकती, और पिता कभी माँ का रोल नहीं अदा कर सकता, जगह नहीं ले सकती। तो सबकी अपनी अपनी एक जगह है और कोई किसी दूसरे की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पर पर्यावास की बात की गई है, हैबिटेट की बात की गई है। तो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज जो है, ठीक है, वो आपके जो कार्यात्मक लक्षण है उसको हम पर्यावास नहीं, उसको हम निकेत कहते हैं, नीच कहते हैं, याद रखिएगा। और कोई भी दो प्रजातियां एक ही पर्यावास में नहीं रह सकती, ये गलत है। एक हैबिटेट है, उसमें मम्मी भी रह रही है, पापा भी रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, तो हैबिटेट सेम हो सकता है, ठीक है, निकेत सेम नहीं होता है। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही आपके गलत हैं। यहां पर देख लीजिए निकेत, प्रकृति में अनेक प्रजातियां एक ही पर्यावास में पाई जाती, हैबिटेट सबका सेम हो सकता है, परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण निकेत कहलाते हैं, नीच कहलाते हैं। निकेत का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तर जीवित तथा जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। तो आप याद रखिए फंक्शनल रोल। अब ठीक है, फंक्शनल रोल में तो ऑफस्प्रिंग, ठीक है, बच्चे पैदा करना भी फंक्शनल रोल है। चलिए तीसरे प्रश्न को, अब हम 13वें प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन किसके समय पे हुआ है बताइए, आप सभी को पता होगा 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय पे हुआ है, लॉर्ड कर्जन के समय पे। तो यहां पर ए का फोर्थ, सबसे इजी तो यही था, तो देख लेते ए का फोर्थ आपका 2 जगह दिया गया है। स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो यहां पर किसकी बात करते हैं, लॉर्ड रिपन की बात करते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पर ये देख लीजिए। फिर सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस की जब हम बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और फिर उसके बाद थियरी ऑफ लैप्स, यहां पर देख लीजिए डॉक्ट्राइन ऑफ थियरी ऑफ लैप्स, इसको कि हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये 3 हो गया, लॉर्ड डेलहाउसी। तो 13वें का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक आसान प्रश्न था मैं कहूंगी, ठीक है। यहां पर कुछ और चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहां पर देख लीजिए क्लास, जब हम बात करते हैं सतारा, ये याद रखिएगा, यहां पे व्यक्तिगत के सिद्धांत का प्रारंभ लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा किया गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको कि हम बोलते हैं, किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार वे राज्य जिनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, ये तो आपको पता ही होगा, जहां पर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, एडॉप्टेड सन को ये नहीं मानते थे, ठीक है। आपका अगर खुद का कोई बच्चा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो अपने शासन करने के अधिकार को वो राज्य खो देते थे, और साथ ही उत्तराधिकारी को गोद लेने पर भी उनकी राज्य वापस नहीं प्राप्त होती थी। अगर आपने किसी को अडॉप्ट भी कर लिया तब भी आपको अपना राज्य वापस नहीं मिलेगा। आपका खुद का बच्चा होना चाहिए अगर आपको अपने राज्य को के प्रशासन को आगे बढ़ाना, मतलब अगर आपको अपनी गद्दी चाहिए तो हो, नहीं तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू डेलहाउसी क्या करता था, उस राज्य को हड़प लेता था। झांसी भी इसका शिकार था, आपको पता है। यहां पर देख लीजिए, जो मैं बताना चाह रही हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछ लेता है कि सबसे पहले कहां पर लगा था, सतारा में, फिर उसके बाद जैतपुर में, संबलपुर में, उदयपुर में, झांसी में, नागपुर में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये ईयर याद रखिएगा, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो।
ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने डिस्कस किया। 14 प्रश्न को देखते हैं। इब्राहिम लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। फिर दिया गया है वह 1828 में पानीपत के तृतीय युद्ध में बाबर से पराजित हुआ। तो क्लास इब्राहिम लोदी की बात करें तो याद रखिएगा, जो इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो तृतीय पानीपत के युद्ध में थोड़ी पराजित किया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी ना वो। तो दूसरा तो आपका गलत है, ईयर आपका सही दिया गया है लेकिन यहाँ पर थर्ड लिखा गया है, तो ये आपका गलत है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका जो उत्तर है वो क्या है, वो ए आपका सही उत्तर है। चलिए देख लीजिए, इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी ने राज का विभाजन करके अपने भाई जलाल खान को जौनपुर का शासक नियुक्त किया था, परंतु बाद में जौनपुर को अपने राज में मिला लिया था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा के विरुद्ध इब्राहिम लोदी का अभियान असफल रहा। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हार गया और इस युद्ध में राणा सांगा ने अपनी बाएं हाथ को खो दिया था। तो परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो खतौली का युद्ध पूछ लेता है, ये याद रख लीजिएगा। खतौली का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ था। चलिए 15 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का सही क्रम बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित, फिर खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो अगर हम जलियांवाले बाग की कांड की बात करेंगे तो ये 1919 का समय है। राजधानी कब हस्तांतरित हुई थी आपकी, 1911-12 में, ठीक है। फिर खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है। तो आपको पता है सबसे पहले जो था वो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद आपका अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या हो गया आपका 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4, ठीक है। देखो सबसे पहले 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा 4, चंपारण हुआ, ठीक है। फिर खेड़ा, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग कांड। तो 15 का ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। क्लास यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं, एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पर ये सही है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, ये आपका गलत है। जो बुझा हुआ चूना है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, वो जल के साथ निर्माण के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये मैं रिएक्शन के थ्रू इसको समझाती हूँ। देखिए CaO की जब हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को, तो उसको हम क्विक लाइम कहते हैं, एकदम सही है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है, क्विक लाइम जो है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको कि हम स्लैक्ड लाइम कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आपका कौन रिएक्ट कर रहा है जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो दूसरा गलत है। यहाँ पे क्या बोला गया है, उपयुक्त कथन में से कौन से सही नहीं है, तो केवल 2 आपका सही नहीं है। तो 16 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। आपको पता है इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा उष्मा प्राप्त होती है, एकदम सही है। ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर डायरेक्ट सन रेज फॉल हो रही है, तो ये एकदम सही है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो दोनों ही आपके सही हैं, यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, याद रखिएगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर प्रयागराज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में कहां पर है, वो प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे। तो 18 का डी आपका सही उत्तर है, प्रयागराज में 12 सीटें हैं, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं 19 प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या ठोस, द्रव्य, गैस व निर्यात सभी में संचरण कर सकती है। देखिए जो ध्वनि है क्लास, जो आपका जो साउंड है, इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम। तो यहाँ पर सॉलिड में तो ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है, गैस में भी ट्रेवल, लेकिन वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। वैक्यूम में कुछ नहीं है, इस वजह से आपका साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा देखिए, इसकी तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है, एकदम सही है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो आपका क्या सही हो जाएगा? पहला। तो 19 का ए आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत का काल जो था वो 500 वर्ष से अधिक रहा। दिल्ली सल्तनत का राज करने वाला पहला वंश खिलजी वंश था। तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत है वो मोर देन 500 ईयर नहीं, अप्रोक्सीमेटली 320 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। और दिल्ली सल्तनत पे जो राज करने वाला जो पहला वंश था वो खिलजी नहीं था, वो आपका स्लेव डायनेस्टी थी ना। तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है? करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? तो नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ना तो एक ना तो डी सही होगा। तो सबसे पहले आपका गुलाम वंश था, जिसको कि हम मामलुक वंश भी कहते हैं, फिर खिलजी था, फिर तुगलक था, फिर सैयद था, फिर लोधी था। याद रखिएगा। 21वें प्रश्न को देखते हैं। भीमबेटका गुफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन गुफाओं की खोज बीरबल साहनी द्वारा की गई थी। यूनेस्को इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जो ये आपकी गुफा थी, भीमबेटका गुफा जो थी, वहां पर आप देखते हैं कि आपको बहुत ढेर सारी ड्राइंग्स भी मिलती है बहुत पहले की। तो ये बीरबल साहनी द्वारा नहीं डिस्कवर की गई थी, ये आपका गलत है, लेकिन ये आपके धरोहर सूची में है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, ये सही है। तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है, तो केवल आपका ए होगा। तो 21 का ए आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इन गुफाओं की खोज की बात करें तो इसको खोजा था डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। याद रखिएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर का नाम। चलिए 22वें प्रश्न को देखते हैं। अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को पद हटाया जाना या अवनत किया जाने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 311 में, 312 में, 313 में या फिर 314? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? 311 में दिया गया है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर किसी को हटाना है तब, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान भाग 18 में दिए गए हैं। संसद द्वारा साधारण तरीके से किया गया संशोधन को संविधान संशोधन का अंग नहीं माना जाता है। यहाँ पे बोला गया कौन सा सही नहीं है, तो आप याद रखिएगा, जो संविधान संशोधन में जो संशोधन की बात की गई है वो आपके 18 में नहीं की गई है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है और दूसरा आपका सही है। तो यहाँ पर आपका गलत पूछा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है, जो कि किस पार्ट में है? पार्ट 20 में है। ठीक है, और संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो हम 3 तरीके से संशोधन कर सकते हैं। साधारण बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों द्वारा, विधानमंडल द्वारा उसको समर्थन प्राप्त हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम बात करते हैं विशेष बहुमत प्लस जब स्टेट को भी इसे रेक्टिफाई करना हो, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट को इसे रेक्टिफाई करना हो, तब मतलब क्या होता है कि कोई फेडरल संघीय ढांचे में कोई परिवर्तन लाने की बात हो रही है। जब भी कोई फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल फीचर्स को हम चेंज करेंगे तब स्टेट से भी उसे रेक्टिफाई होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 24वें प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में चर्चा की गई है संविधान के अधिकार के स्रोत की, ठीक है, भारत की प्रकृति की, संविधान लागू होने की तिथि की। तो प्रीएम्बल में हम किसकी बात करते हैं? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोला गया है, तो एकदम सही है। नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी की बात की गई है, भारत की प्रकृति की बात की गई है, ये भी आपका सही है। संविधान लागू होने की तिथि की भी बात की गई है, तो यहाँ पर आपका तीनों की बात की गई है, डी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, संविधान के अधिकार का स्रोत मैंने आपको बताया कि भारत के लोगों के पास शक्ति है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत की प्रकृति की जब हम बात करेंगे तो हम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक की बात करते, राजव्यवस्था की बात करते, संप्रभुता की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक,
ठीक है, याद रखिएगा। इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं। संविधान के उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, फ्रैटर्निटी की बात करते हैं ना। और संविधान लागू होने की तिथि भी प्रियम्बल में दी गई है 26 नवंबर 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, एकदम सही है ना। काल्पनिक रेखा ही, ऐसा तो है नहीं कि ये रेखा गई या हम, एक काल्पनिक रेखा है ये कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसको डिग्री कर लीजिए यहाँ पर, ऐसे 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए यहाँ क्या लिखा, कक्षीय सतह से, ठीक है, 23.5 डिग्री विद वर्टिकल फ्रॉम द प्लेन ऑफ इलिप्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप प्लेन ऑफ इलिप्स की हम बात करेंगे तो इससे ये 23.5 का नहीं, ये आपका 66.5 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो खाली ए आपका करेक्ट है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपका 66.5 डिग्री आपका कोण बनाती है अगर हम कक्षीय सतह से बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 23.5 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो इलिप्टिकल ओस से है वो 66.5 बनाएगा। चलिए 26 देखते हैं हम। यहाँ पर हम बात करें संपीड़ित प्राकृतिक गैस की, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस के संदर्भ में। प्राकृतिक गैस को ही लगभग 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पर संपीड़ित कर सीएनजी बनाया जाता है। इसे हरित ईंधन के रूप में भी माना जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, कौन सा आपका सही है, तो मैं बता दूं यहाँ पर दोनों ही आपके सही है। 26 का सी आपका सही उत्तर है। चलिए 27 देखते हैं। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक कथन और कार्य। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत में अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है, एकदम सही है। मानसून सीजन हमारे आता है, भारत का जो क्लाइमेट है वो आपका मानसूनल है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो ज्यादातर आपके मानसून के कारण होती है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करा और एकदम सही है। तो 27वें का ए आपका सही उत्तर होगा। 28 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको सूची 1 दी गई है, दूसरा दिया गया, ठीक है। तो पूंगा घाटी की अगर हम बात करें तो पूंगा घाटी कहाँ पर होता है, ये लद्दाख में है। तो ए का आपका 4 हो जाएगा, तो ए का 4 आपका 3 जगह दिया गया है, ठीक है। तपोवन की अगर हम बात करेंगे, तपोवन उत्तराखंड में है, तो बी का फर्स्ट, ठीक है। मणिकरण की अगर हम बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अनहोनी जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का बी आपका सही उत्तर है। चलिए 29 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की घटना तापमान क्या व्युत्क्रमण क्रमण कहलाती है, ठीक है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात और तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास, किसकी बात की गई है, यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन की बात की गई है। इसमें इंग्लिश में एडियाप्टिक लैप्स रेट लिखा है, इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट करिए, टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करिए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, प्रश्न समझ में आ जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो हम नीचे से, मतलब यहाँ से लैंड से हम ऊपर की तरफ जब उठेंगे तो आप पहले गर्म हवा मिलेगी, फिर हमें ठंडी हवा मिलनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो गर्म हवा के बाद ठंडी हवा मिलनी चाहिए। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में इसका उल्टा हो जाता है। जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ हमें ठंडी हवा मिलती है, उसके बाद हमें गर्म हवा मिलती है, ठीक है। जब नीचे से आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आप गर्म हवा से ठंडी हवा की तरफ मूव करेंगे। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, ठंडी हवा से हम गर्म हवा की तरफ मूव करते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर विंटर्स में जब आपकी वो जो स्काई होती है, मतलब जब आपका वातावरण पूरा लंबी रातें होती, शांत होता है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन वहां पे देखा जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन करिएगा, ठीक है क्लास, क्योंकि यही इसका सही होगा। यहाँ पे एडाप्टिक लैप्स का बात नहीं किया गया है, एडियाप्टिक लैप्स की बात नहीं की गई है। यहाँ पर बोथ आपका सही होगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। टेम्परेचर इन्वर्जन फिनोमिना याद रखिएगा। चलिए तो सी बताया था मैंने, उत्तर सही है। चलिए 30वें प्रश्न को हम देखते हैं। स्टोमेटा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे आपके रंध्र होते हैं, एकदम सही है। छोटे छोटे आपके पोर्स होते हैं लीव्स में स्टोमेटा, ठीक है। पौधे में यहीं से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये एक आसान प्रश्न था,
दोनों ही आपके सही हैं, लेकिन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। देखिए ये नॉट करेक्ट और करेक्ट वाला ना मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। आप भी परीक्षा में जब जल्दी जल्दी प्रश्न में क्वेश्चंस देखते हैं तो ये गलत हो जाता है। नॉट करेक्ट पूछा है और दोनों ही आपके करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नहीं तो सी होता अगर करेक्ट होता तो, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के कार्य क्या है? कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक होना, ठीक है। फिर ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रण करना, पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने पर ऑक्सीजन का नियंत्रण होता है। देखिए क्लास, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं ये एकदम सही है। अब आप देखिए जो पौधों की वृद्धि है उसमें भी ऑक्सीजन का योगदान रहता है। अगर आप खुद सोचो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जा रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ा जा रहा है, लेकिन प्लांट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आप किसी पेड़ को ऐसे बंद कर दोगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो प्लांट जो है वो आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये चीज आपको पता है ना। प्रेजेंस ऑफ लाइट भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, सबका अपना योगदान है। ऑक्सीजन कोशिकाएं जो है वो दीर्घन स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक होती हैं, ठीक है। ये जड़ की वृद्धि को भी नियंत्रित करती हैं। ये बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होती हैं। पत्तियों के झड़ने तथा तनों के गिरने पर ऑक्सीजन का नियंत्रण करती हैं। गेहूं एवं मक्का के खेतों में ऑक्सीजन खरपतवार नाशक का कार्य करता है। तो ये तो चलिए एक स्टेटमेंट आपको दिया, याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। 32वां प्रश्न देखते हैं। यूपी स्पेशल का प्रश्न है, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात हुई थी। इसके प्रथम प्राचार्य जो थे वो आपके कौन थे? असित कुमार हलदार थे। तो क्लास यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है जो लखनऊ में, वो आपके स्वतंत्रता के पश्चात हुई थी, ये गलत है। वो स्वतंत्रता के पूर्व भी आपकी हो गई थी 1911 में, ठीक है। और इसके जो प्रथम जो आपके हम कहेंगे आचार्य जो थे, आपके प्राचार्य जो थे, वो आपके प्रथम भारतीय जो थे वो आपके असित कुमार हलदार थे, लेकिन प्रथम नहीं थी। अगर प्रथम भारतीय दिया रहता तब सही होता। तो करेक्ट पूछा है तो नीदर वन नॉर टू। यहाँ पर हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। देखिए आजादी के बाद नहीं, आजादी के पूर्व पहले ही 1911 में। और 1925 में असित कुमार हलदार जो थे वो आपके इसके प्राचार्य बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो थे आपके ये पहले भारतीय थे। यहाँ पे देख लीजिए, लखनऊ आए और कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वें प्रश्न को देखते हैं। सघन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक तथा कीटनाशक आदि की आवश्यकता होती। इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात की गई है। तो सघन कृषि में, ठीक है, अधिक परिश्रम की, पूंजी की, उर्वरक की, फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की, सबकी आवश्यकता होती है, एकदम सही है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा होने के कारण सघन कृषि में कमी आई। नहीं, ये गलत है। देखिए सघन कृषि में वृद्धि आई, ठीक है। जब पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार जो था वो आपका छोटा होने लगा तो लोग सघन कृषि को अपनाने लगे कि कम लैंड में हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रोडक्शन कर सके। तो जब ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट चाहेंगे तो उसके लिए हमें ज्यादा परिश्रम, ज्यादा पूंजी, ज्यादा उर्वरक, ज्यादा कीटनाशक, सबकी आवश्यकता होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। तो 33rd का ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। 34 देखते हैं। रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करना है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो यहाँ पर जब हम रामसर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, रामसर कन्वेंशन आपका किस चीज से रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वेटलैंड, माइग्रेटरी स्पीशीज नहीं। तो पहला तो आपका गलत है। इसका भारत इसका संस्थापक सदस्य था, नहीं, भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं था। भारत अब इसका सदस्य है। भारत ने 1982 के कुछ इस ईयर में इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? नीदर वन नॉर टू। तो डी आपका सही उत्तर है। देखिए रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है, आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। 1971 में विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड के संरक्षण हेतु इस संधि पे हस्ताक्षर किए थे और भारत ने 1982 में इसमें शामिल हुआ था। भारत, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न 35 देखते हैं। यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करते हुए किसने कहा था यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वह हमें शहद देंगे और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वह हमें काट कर खा लेंगे। ठीक है, अब यदि हम उन्हें छोड़ दे तो वो हमें शहद देंगे, लेकिन अगर हम उन्हें छेड़ देंगे तो हमें काट के खा जाएंगे। तो ये मुर्शिद कुली खान ने कहा था, सिराजुद्दीन ने कहा था, ठीक है, सिराजुद्दौला ने कहा था या फिर अलीवर्दी खान ने कहा था। तो 35 का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, इसको कहा था वर्दी खान ने। 35 का डी आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के टेस्ट में तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट, थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस को स्टेटमेंट वाइज रख रहे हैं ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन अब परीक्षा में नहीं पूछे जाते, कम पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके से पेपर में प्रश्न भी बना आज की क्लास में आपका। अब इसी तरीके से हम और भी टेस्ट में आपके क्वेश्चंस लाएंगे। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है किसी भी सब्जेक्ट का तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट के माध्यम से उसको कवर करूं, ठीक है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।